Hello, dear students. A very good morning to all of you, and I hope you all are fine and fit at home and doing your work regularly. स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ आपका जो वर्क है वो प्रॉपर वे में चल रहा होगा और आप कॉन्टिन्यूसली आपके वर्क है जो डेली जो आपको होमवर्क दिया जाता है वो कर रहे होंगे। क्लास 12th हिस्ट्री में हम डिस्कस कर रहे थे हमारा चैप्टर द फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के बारे में हमारा जो चैप्टर था वो चल रहा था। इसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से कितने टाइम पीरियड के दौरान हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बनने में उसको टाइम लगा, किस प्रकार से हमारे देश में वो लागू हुआ, उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उन्होंने फेस की ड्यूरिंग द टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड के दौरान लैंग्वेज को लेकर, माइनॉरिटीज़ को लेकर क्या क्या प्रॉब्लम फेस आई, किस प्रकार से देश का जो डेवलपमेंट है वो सारी की सारी बातें उसको लिखने में, ये सारी की सारी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स of the chapter. The term minorities was defined by different groups in the following ways. अब जब हम बात कर रहे थे इसमें माइनॉरिटीज़ की, जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, अल्पसंख्यक समुदाय वो होते हैं जिनकी जिस कम्युनिटी की जो संख्या होती है लोगों की या पॉपुलेशन उनकी कह सकते हैं जो कम होती है, तो उनको हम बोलते हैं माइनॉरिटीज़। तो इसमें जो माइनॉरिटी में ग्रुप थे यानी कि जो अल्पसंख्यक वर्ग था उसके बारे में हमारी जो असेंबली थी उसमें अलग अलग तरह से किस प्रकार से जो व्यूज़ रखे गए अलग अलग जो मेंबर्स थे उनके द्वारा। तो सबसे पहले अंबेडकर जी की बात करते हैं। डॉक्टर बी आर जो अंबेडकर थे उन्होंने, हमें पता है कि सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था और सभी लोगों को वो साथ लेकर चलने के उसमें थे। तो अंबेडकर जी के बारे में बात करें तो उन्होंने डिमांड की सेपरेट ग्रुप फॉर द माइनॉरिटी रेसेस। इट मीन्स कि अलग अलग जो ग्रुप थे, जो कह सकते हैं कि माइनॉरिटीज़ की जो अलग अलग जातियां थी या अल्पसंख्यक समुदाय थे उनके बारे में अलग अलग ग्रुपों के बारे में बात की। यानी कि कोई कम्युनिटी के बेस पे, कोई डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, कोई भी जो समुदाय था यानी कि जो माइनॉरिटीज़ में थी उनके लिए अलग अलग ग्रुप के रूप में डिमांड अंबेडकर जी के द्वारा रखी गई। Hindu and Sikhs live in so-called Pakistan were not considered as minority race. अब इसमें क्या बात बताई गई कि जो हिंदू और जो सिख हैं लिव इन सो कॉल्ड पाकिस्तान, यानी कि जो पाकिस्तान में रहने के इच्छुक हैं, पाकिस्तान में जाने के इच्छुक थे, क्योंकि उस टाइम पीरियड के दौरान क्या हुआ था कि हमारे इंडिया का पार्टीशन भी हो रहा था, विभाजन भी हमारे इंडिया का हो चुका था। तो उसमें माइनॉरिटीज़ उन लोगों को नहीं माना गया जो लोग क्या थे, पाकिस्तान में जा रहे थे या पाकिस्तान में जो बस चुके थे। मेंबर्स डिमांडेड द रिप्रेजेंटेशन ऑन बिहाफ ऑफ द माइनॉरिटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशंस। जितने भी मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो रिप्रेजेंट कर रहे थे उन्होंने सारी की सारी ये बातें सामने रखी ऑन द बिहाफ ऑफ द माइनॉरिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशंस, कि जो प्रतिनिधित्व है वो माइनॉरिटी के बेस पे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा जाए। यानी कि जो हमारा संविधान बनेगा उसमें किस प्रकार से माइनॉरिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, किस प्रकार से उन लोगों का हम कह सकते हैं कि जो प्रतिनिधित्व होगा, सभी के सभी लोग इन बातों को कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करने के इच्छुक थे। अब हम बात करते हैं इसमें नागप्पा की। नागप्पा डिमांडेड माइनॉरिटीज़ स्टेटस फॉर द हरिजन्स। अब नागप्पा ने किसके लिए डिमांड की कि जो हरिजन हैं उनको भी माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाए। हरिजन यानी कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी, जो दलित लोग थे जिनको बोला जाता था, तो उनके लिए डिमांड की माइनॉरिटीज स्टेटस की, किसके द्वारा रखी गई वो डिमांड, बाय नागप्पा। ये अलग अलग मेंबर हैं जो कि काम कर रहे हैं किस प्रकार से कि माइनॉरिटीज़ में किन किन लोगों को रखा जाए, अल्पसंख्यक किन को कहा जाए। अंबेडकर डिमांडेड सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशंस फॉर द माइनॉरिटीज़। अब अंबेडकर की हम बात करें तो उन्होंने एक अलग इलेक्ट्रल सेपरेट जो इलेक्शन की जो प्रक्रिया थी उसके लिए डिमांड रखी कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में उस चीज़ को मेंशन किया जाए और माइनॉरिटीज़ को कहीं ना कहीं रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाया जाए ताकि वो लोग भी जो हमारा समाज है उसमें जो मेन हैं उन लोगों के साथ आकर रह सकें। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सभी लोगों के द्वारा अलग अलग रूप में जो माइनॉरिटीज़ कास्ट थी, क्लासेस थी, उनको अलग अलग तरह से डिफाइन किया गया।
यानी कि अल्पसंख्यक लोगों के बारे में किसी ने हरिजनों को कहा, किसी ने दलित लोगों को कहा, साथ में किसी ने कम्युनिटीज़ में जिनकी जो पॉपुलेशन में संख्या कम थी उन लोगों को माइनॉरिटीज़ में रखने की सिफारिश की। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं कि माइनॉरिटीज़ में किन किन लोगों को रखने के लिए हमारी जो असेंबली थी, जो संविधान सभा थी, उसमें ये बातें रखी गई थी। अब उसके बाद माइनॉरिटीज़ के बाद हम बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविज़न रखा गया था। प्रोविज़न इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री की जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी, यानी कि जो दलित वर्ग थे, जो बिल्कुल ही कह सकते हैं शोषित वर्ग था, उनके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविज़न रखा गया, किस प्रकार से उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए काम किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम देखेंगे कि डिप्रेस्ड क्लासेस फ्रॉम 20 to 25 population of our country, so they are not minority but they have faced marginalized continuously. It means देखो, अगर हम बात करें हमारी कंट्री में तो 20 से लेके और 25% ऐसी पॉपुलेशन है हमारे इंडिया में जो कि माइनॉरिटीज़ में तो नहीं कह सकते हम उनको, अल्पसंख्यक तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं उनको मार्जिनलाइजेशन की तरफ ले जाया गया, हाशिकरण की तरफ ले जाया गया। अब ये चीज़ क्या होती है कि जब आप किसी माइनॉरिटीज़ को आगे बढ़ने के मौके नहीं देते हैं, उनको लगातार किनारे करने चले जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं हाशिकरण। तो यही एक चीज़ है, यानी कि उनको मार्जिनलाइजेशन की तरफ लेके जाया गया कि उनको अलग, समाज से बिल्कुल अलग रखा गया। तो ऐसे पॉपुलेशन की हमारे 20 से 25% ऐसे लोग थे, तो जो उनको माइनॉरिटीज़ तो नहीं है, वो अल्पसंख्यक नहीं है, संख्या में बहुत ज़्यादा है उनकी पॉपुलेशन, लेकिन फिर भी हाशिकरण के कारण लगातार उनको ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी कि वो लोग आगे बढ़ नहीं पाए, उनका विकास नहीं हो पाया है। तो यही एक चीज़ थी। उसके बाद प्रोविज़न रखे जाएंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे लोगों के लिए कि उनको किस प्रकार से हम अपने मेन स्ट्रीम में शामिल करें। Members of depressed classes suffered systematic marginalization. They had no access to public places. They were suppressed through destroyed social and moral orders. Depressed classes had access to education and share in administration. अब उसके बाद ऐसे लोगों को सिस्टमेटिक ढंग से एक बहुत कह सकते हैं कि ऐसे तरीके से उनको अलग किया गया, अलग तरीके से उनको रहने के लिए मजबूर किया गया था। बहुत सारे ऐसे हमारे जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी वो हमेशा से ही हाशिकरण की शिकार रही थी, और इसमें मेन क्या था कि उनके पब्लिक प्लेसेस के ऊपर उन लोगों को की पाबंदी लगी हुई थी, उनको इतना ज़्यादा दबाया गया था, उनका इतना ज़्यादा शोषण किया गया था, चाहे वो उनका सोशल रूप से हो, चाहे फिर वो मोरल रूप से हो। तो ऐसी क्लासेस को आगे लेके आने के लिए मेन क्या था कि उनको कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन जो हम कर रहे थे अपने इंडिया के लिए, उसमें कहीं ना कहीं उन लोगों को शामिल करना बहुत ही ज़रूरी था। साथ में उस टाइम पीरियड के दौरान जब बात करें हम डिप्रेस्ड क्लासेस की, तो कोई एजुकेशन नहीं थी, कोई प्रबंधन में उनका काम नहीं था। इवन हम इतना भी बोल सकते हैं कि सामाजिक रूप से ऐसे लोगों का बहिष्कार रहता था और उनको समाज में मेन स्ट्रीम के साथ आने के कोई चांसेस नहीं मिले, उन लोगों को इतना ज़्यादा दबाया जाता था। तो यही कारण था कि हमारे जो मेंबर थे वो लगातार कंटिन्यूसली इस चीज़ को देखते हुए आ रहे थे लंबे टाइम पीरियड से इंडिया में, कि किस प्रकार से जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, जो हमारे दलित वर्ग हैं या जो हमारे शोषित वर्ग हैं, उनको किस प्रकार से दबाया जा रहा है और किस प्रकार से उनसे काम करवाया जाता था। साथ में एजुकेशन से उनको दूर रखा जाता था, साथ में एडमिनिस्ट्रेशन से उनको दूर रखा जाता था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो वो लोग महसूस कर रहे थे और जिन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी कि ऐसे लोगों को किस प्रकार से हम आगे लेके जाएं। तो एक प्रोविज़न रखा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि उनके लिए रिजर्वेशन की बात की गई कि ऐसे लोगों को आरक्षण देकर हम मेन स्ट्रीम के साथ मुख्य धारा में समाज की में लेके आ सकते हैं। तो बहुत सारे पहलू थे, बहुत सारे डिस्कशन चले, डिबेट्स हुए इन चीज़ों के ऊपर, और फाइनली ऐसे लोगों के लिए जो रिजर्वेशन था वो तय किया गया। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर एक व्यक्ति के लिए किस प्रकार से काम कर रहा था और किस प्रकार से उन लोगों ने इसको कंप्लीट करने में एक एक वर्ग को, एक एक कह सकते हैं कम्युनिटी को मेन साथ लेके चलने के लिए बहुत ज़्यादा ही हार्ड वर्क उन लोगों के द्वारा, हमारे जो मेंबर्स थे, किया गया था।
अब इन सारी बातों के बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया, इतने सारे डिबेट, इतने लंबे टाइम पीरियड तक लोगों के बीच में जो मेंबर्स थे उनके बीच में डिस्कशन चला, लंबी बैठकें हुई, डिबेट्स हुए, उसके बाद आखिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बनकर तैयार हो गया। और 26 जनवरी 1950 को हमारा देश जो कंट्री है वो एक रिपब्लिक कंट्री बन गया। अब उसके बाद हम लास्ट में इसमें देखेंगे थोड़ी सी टाइमलाइन कि किस किस प्रकार से स्टेप टू स्टेप हमारा जो इंडिया था वो इंडिपेंडेंस की तरफ गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ गया। सबसे पहले हम बात करेंगे 26 जुलाई 1945 को कि इंग्लैंड में जब वहाँ पर चुनाव हुए तो जो लेबर गवर्नमेंट थी वो पावर में आई और हमारे इंडिया में उन्होंने इस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद 16 मई 1946 को वहाँ से कैबिनेट मिशन अनाउंस किया गया, भेजा गया इंडिया में इसके कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के लिए, यानी कि हमारे संवैधानिक जो सुधार थे उनको उनके ऊपर बातचीत करने के लिए 16 मई 1946 को हमारे इंडिया में कैबिनेट मिशन भेजा गया। उसके बाद 16 जून 1946 को कैबिनेट मिशन प्रेजेंटेड द स्कीम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरिम गवर्नमेंट एट सेंटर। उसके बाद 16 जून 1946 को कैबिनेट मिशन जो हमारे इंडिया में आया था उन्होंने रिपोर्ट तैयार की और उन्होंने प्रेजेंट की एक स्कीम कि किस प्रकार से इंडिया में एक सेंट्रल लेवल पे एक अंतरिम जो सरकार है, इंटरिम जो गवर्नमेंट है उसका फॉर्मेशन किया जाए, वो किस प्रकार से बना सकते हैं। तो कैबिनेट मिशन ने भारत में एक अंतरिम सरकार बनने की जो प्रोसीजर शुरू की गई थी 16 जून 1946 को। अब उसके बाद इनकी जो फॉर्मेशन बनाया गया था उसी फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 2 सितंबर 1946 को कांग्रेस फॉर्म्स द इंटरिम गवर्नमेंट, यानी कि 2 सितंबर 1946 को जो कांग्रेस थी, कांग्रेस पार्टी थी हमारी, उन्होंने अंतरिम सरकार की स्थापना की। उसके बाद 13 अक्टूबर 1946 को जो मुस्लिम लीग पार्टी थी उन्होंने डिसाइड किया कि ज्वाइन द इंटरिम गवर्नमेंट, कि हम जो अंतरिम सरकार बनी है इसको ज्वाइन करेंगे। लेकिन मेनली बात क्या चल रही थी, इंडिया के पार्टीशन की चल रही थी। और लास्ट में 15 अगस्त 1947 को सभी को पता है कि इंडिया और पाकिस्तान दो ऐसे कंट्री के रूप में, अलग अलग कंट्री के रूप में बने कि लगातार कंटिन्यूसली 2 साल तक दोनों ही कंट्रीज़ में लोगों को रियलिटी में पता नहीं चल पाया कि किस प्रकार से कहाँ पर क्या इंडिया में हो रहा है। 1947 में जब इंडिपेंडेंस हुई, उसके बाद आज़ादी मिली जब भारत को, तो उसके बाद जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई हमारी, उसको इतना ज़्यादा कह सकते हैं कि काम करना पड़ा लगातार कंटिन्यूसली 1 साल तक। वो समझ ही नहीं पाए कि इंडिया में या पाकिस्तान में वहाँ पर क्या चल रहा है, क्योंकि जो लोग इधर से उधर जा रहे थे इसके कारण बहुत सारी डिफ़िकल्टीज सामने आ रही थी। और लास्ट में हमारा 49 में 26 नवंबर 1949 में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बनकर रेडी हुआ। इसके टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो इसको 2 साल और 11 महीने और 18 दिन कंप्लीट हुए इसमें। और उसके बाद बात करें हम कि इंडिया जो एक था एक रिपब्लिक कंट्री के रूप में कब फॉर्म हुआ, तो वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा जो संविधान लागू किया गया हमारे इंडिया में। तो ये हमारा चैप्टर था फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि हमारे संविधान के स्टार्टिंग से लेकर कि किस प्रकार से जो मेंबर्स इलेक्ट होने से लेके उनके बीच में डिबेट्स, किस प्रकार की प्रॉब्लम्स फेस हुई, इंडिया की प्रॉब्लम्स का किस प्रकार से सॉल्यूशन इसमें किया गया, और लास्ट में फाइनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो किस प्रकार से रेडी हुआ, आप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।